आज मैं आप लोगों के सामने कांग्रेस के बारे में बताना चाहता हूं। आज़ादी के पहले का कांग्रेस, आज़ादी के बाद का कांग्रेस। आज आज़ादी के बाद की जो कांग्रेस की स्थिति है, मात्र उसके लोकसभा में 44 सीट हैं। लेकिन आज़ादी के पहले का जो कांग्रेस था, अपने मंच से ऐसे ऐसे नेताओं को लेकर आता है जो देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उन्हीं नेताओं को अगर मैं याद करूं, व्योमेश चंद्र बनर्जी से शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को ऊंचाई तक ले गए। लेकिन जब देश आजाद होता है तो महात्मा गांधी का कहना था कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस को समझने से पहले हम उसके इतिहास को जानने का प्रयास करें। ध्यान रखिए, जब भारत में अंग्रेज आते हैं एक व्यापारी के रूप में, लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने भारत को अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, अपना उपनिवेशवाद की स्थापना करते हैं और भारत में राज करने की बात सोचते हैं। लेकिन याद रखिए कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु जब होती है तो मुगल वंश सबसे कमजोर हो जाता है और मात्र 150 साल के बीच में, 150 वर्ष के बीच में 1857 की क्रांति जब होती है, उस 1857 की क्रांति में जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर था, सबसे कमजोर, और वो उसको अंग्रेजों ने उस क्रांति के बाद रंगून जाता है जहां पर उसकी मृत्यु होती है। अब आपको ध्यान रखना है, इस 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इस प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने धोखे से जीता। उसके 100 साल के बाद 1857 की क्रांति होती। लेकिन इसी 1857 की क्रांति के 28 साल के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती। लेकिन इस कांग्रेस की स्थापना करने में सबसे बड़ा योगदान एवो ह्यूम का था। किसका था? एवो ह्यूम का, जो भारत में एक सिविल सर्विस के रूप में थे, एक आईएएस अधिकारी थे। लेकिन एवो ह्यूम ये जानने का प्रयास करते हैं क्यों नहीं एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो अंग्रेजों की हर नीति को समझे और भारतीयों को बताने का प्रयास करें। कांग्रेस की स्थापना करने से पहले एवो ह्यूम लंदन जाते हैं, जहां पे डलहौजी से मिलते हैं, लॉर्ड रिपन से मिलते हैं। लेकिन जब वो लौट के आते हैं तो 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के सामने एक स्पीच देते हैं और कहते हैं कि आप अकेले हैं, चाहे जितने पावरफुल हो, व्यर्थ है जब तक आपके साथ जन समूह न हो। और उसके बाद भारतीयों को एक करने की कोशिश करते हैं और 1885 में कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाने का प्रयास करते हैं पुणे में। लेकिन संयोग देखिए, उसी समय प्लेग फैल जाता है, जिसके नाते उस स्थान को हटा के बंबई लाया गया और कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1885 ईस्वी में बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय सम्मेलन में 72 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया। लेकिन याद रखिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भी चाहता था कि कोई ऐसी घटना ना हो कि जिससे अंग्रेजों की बदनामी हो। लाओ, कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हो रही है, हम भी उसमें कुछ मदद करें। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही पार्टी की स्थापना हुई, जब उसका दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में हुआ, जो अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम आप कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसी दादा भाई नौरोजी को जब अध्यक्ष बनाया जाता है और जिन्होंने कांग्रेस शब्द भी दिया था, और कहा जाता है कि कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया। याद रखिएगा, कांग्रेस शब्द देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। फिर भी ध्यान दीजिए, इसमें संख्या बढ़ के 400 से ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में। पहला बंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ। याद ये भी रखिएगा, आधुनिक काल के पहले 3 जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, 1856 में। कब हुई थी? 1856 में। ठीक, इन्हीं तीनों मेन मुख्य शहरों में
किसके स्थापना की गई? कांग्रेस की। किसकी सम्मेलन किया गया? कांग्रेस के। लेकिन मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया पहला अल्पसंख्यक जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, बदरुद्दीन तैयबजी। कहां पे बनते हैं? मद्रास में। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। अब आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद जो आज के समय में प्रयाग हो गया, वहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष एक अंग्रेज बनता है, जॉर्ज यूल। कौन बनता है? जॉर्ज यूल। स्टार्टिंग के चारों अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। कहां हुई? बंबई में हुई। ठीक। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। और कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। लेकिन फिर ध्यान रखिए, 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में होता है, जिसके अध्यक्ष थे विलियम बिडर्नबर्न। कौन था? विलियम बिडर्न। और इसी विलियम बिडर्नबर्न ने एवो हुम की जीवनी भी लिखी है। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। याद रखिएगा, मैं पूरे सम्मेलन की चर्चा नहीं करूंगा, मुख्य सम्मेलनों को बताऊंगा जो परीक्षाओं में आता है। कलकत्ता में होता, जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और इसी कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम गाया गया। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 के अधिवेशन कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। फिर भी सोचिए, ये जो वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। ठीक। और आनंद मठ की जो पृष्ठभूमि है वह वारेन हेस्टिंग्स के समय सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास लिखा गया। उसी में कहा गया है वंदे मातरम। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम। धीरे धीरे कांग्रेस में लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हुई, लेकिन अभी तक जो लोग भी कांग्रेस के मंच से जुड़ते गए, वो लोग केवल अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रख देते थे। इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस में कुछ ऐसे भी लोग हुए कि कहने लगे कि अंग्रेजों के सामने प्रेयर करने से कोई फायदा नहीं, हमारे अधिकार मिले। अब जरा आगे देखिए, सबसे बड़ी घटना कांग्रेस में होती है जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। किसने कर दिया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, और यह बताता है कि प्रशासनिक असमर्थता के कारण विभाजन हुआ, लेकिन उसी बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। जब क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई तो लॉर्ड कर्जन को लगने लगा इसको रोकने का एक ही उपाय है, हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दो, जिसका परिणाम हुआ बंगाल का विभाजन। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेस में जो लोग जुड़े हुए थे उन लोगों के ऊपर एक वज्रघात हुआ। जो अंग्रेजों से प्रार्थनाएं करते थे, अंग्रेजी राज को भारत में सौभाग्य की बात मानते थे, वही लोग धीरे धीरे विरोध करने की बात शुरू हुई। उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में। कहां होता है? बनारस में, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार कहा कि कांग्रेस के मंच से सभी लोग अंग्रेजी वस्त्रों को बाइकाट करिए, क्या अपनाइए? स्वदेशी अपनाइए। लेकिन इसी समय कांग्रेस में एक समस्या और आती है। जब 1906 में कांग्रेस के मंच से यह बात शुरू होती है कि अब की बार दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने से पहले बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने कांग्रेस में यह मांग किया कि अब एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने जो अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने रखे और यह कहे कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे मेरे अधिकार मिले। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस चीज को मानने से मना कर दिया, क्योंकि कांग्रेस में नरम दल की संख्या ज्यादा थी, जिसका परिणाम क्या हुआ? याद रखिएगा, 1885 से लेकर 1905 तक ये जो 20 वर्ष का कांग्रेस का समय है, एक प्रकार से नरम दल के लोगों का है। जब ये मांग होती है कि तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए या तो लाला लाजपत राय को, लेकिन उसी समय
नरम दल के लोगों ने दादा भाई नौरोजी को ब्रिटेन से बुलाते हैं और 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता होता है। दादा भाई नौरोजी का नाम डिक्लेयर हो जाता है, जिससे तिलक ने इस चीज को वापस ले लिया, अपनी दावेदारी को। लेकिन याद रखिए, इसी कांग्रेस के मंच से स्वराज की बात की गई। किसकी बात की गई? स्वराज की बात की गई। वैसे तो स्वराज की बात सबसे पहले करने वाले दयानंद सरस्वती थे, लेकिन कांग्रेस के मंच से स्वराज की बात की और अंग्रेज इतने चालाक निकले कि 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है। किसकी हो जाती है? मुस्लिम लीग की ढाका में जाती है। लेकिन हमको आपको कांग्रेस पढ़ना, अगला जो वीडियो होगा मुस्लिम लीग के मैं बना के आपको सुनाऊंगा। 1906 में किसी प्रकार से कांग्रेस में विद्रोह नहीं होता, लेकिन 1907 कांग्रेस का अधिवेशन सूरत, ताप्ती नदी के किनारे, अध्यक्ष बनाया गया रास बिहारी घोष को। यहीं पर नरम दल और गरम दल में आपस में मारपीट होती है। किताबों में लिखा है कि लात घूसे चलते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि गरम दल के लोगों को कांग्रेस से अलग कर दिया गया। अब एक प्रकार से पूरे कांग्रेस पर नरम दल के लोगों का प्रभाव। बाहर निकालने वाले नेताओं में लाल बाल पाल। 1908 में तिलक को गिरफ्तार किया जाता है, और जब 1908 में तिलक को गिरफ्तार करते हैं, बंबई के मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया, जिसकी तारीफ लेनिन ने किया। फिर ध्यान दीजिए, एनी बेसेंट का कहना था कि 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, वो कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ी घटना, यह 1857 की क्रांति से भी बढ़कर था। लेकिन 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष बनते हैं बिशन नारायण धर बनते। कौन बनता है? बिशन नारायण धर। और यहीं पर कांग्रेस के मंच से पहली बार जनगण मन गाया जाता है। क्या गाया जाता है? जनगण मन गाया जाता है। याद रखिएगा, जनगण मन लिखने वाले कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिले? तत्वबोधिनी पत्रिका में मिलता है। लेकिन कांग्रेस के मंच से 1911 में सबसे बार पहले क्या गाया गया? जनगण मन। और 1896 में कांग्रेस के मंच से क्या गाया गया? वंदे मातरम। लेकिन 1916 कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ, अध्यक्ष बने अंबिका चरण मजूमदार। लेकिन दो ऐसे नेता थे, एनी बेसेंट और तिलक, जिनकी ये सोच थी कि कांग्रेस में भी गरम दल की वापसी की जाए। और अंग्रेजों ने एक और पॉलिसी चल दी। 1909 का जो एक्ट बनाया था, उसमें कहा कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की बात, क्या बोला? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही जाती है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि 1916 में मुस्लिम लीग को भी शामिल करने का प्रयास करता है और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को मान लेता है। और जब कांग्रेस का सम्मेलन 1916 में लखनऊ में होता है, इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं और गरम दल के लोगों की वापसी होती है। इसका सबसे बड़ी उपलब्धि थी एनी बेसेंट की। ठीक, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जब लखनऊ में होता है और मुस्लिम लीग को जब मांग को मान लिया जाता है पृथक निर्वाचन की, जिसकी कांग्रेस 1909 से विरोध कर रही थी, उसका विरोध करने वाला केवल एक ही नेता था, मदन मोहन मालवीय। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। हर एग्जाम में पूछ सकता है कि तिलक ने कांग्रेस के किस मंच से कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन केवल एक ही नेता, मदन मोहन मालवीय, जो मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की बात का विरोध करते हैं। लेकिन नरम दल और गरम दल को एक कराने में एनी बेसेंट का भी योगदान था। इसीलिए 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। कांग्रेस के इतिहास में
पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। याद रखिएगा, पहली महिला 1917 में जो अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। उसी अधिवेशन में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। याद रखिए, 1917 के अधिवेशन में तिरंगे झंडे को भी कांग्रेस ने अपनाता। 1920 कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर। अब आपको यह सोचना है, 1916 से लेकर 1920 में कई घटनाएं होती हैं। पहली घटना ये होती है, जो विश्व युद्ध शुरू हो चुका था वो विश्व युद्ध 1918 में खत्म हो जाता है। 1917 में गांधी चंपारण का मूवमेंट करते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों की मदद करिए, इसलिए गांधी को लोग कहते थे रिक्रूटमेंट सर्जेंट। लेकिन जब गांधी ने देखा कि ये तो बहुत अत्याचार करते हैं, और 1919 का जो एक्ट आता है, रौलट एक्ट, उसमें ये कहा गया किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी समय गांधी ने जो अवार्ड अंग्रेजों ने दिया था उसको वापस करते हैं और कहते हैं अंग्रेजी सरकार शैतानी सरकार है। और 1919 में जलियांवाला बाग होता है, 13 अप्रैल 1919 के दिन। इन सबसे गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बड़े बड़े नेता बड़े दुखी होते हैं और गांधी 1920 में कहते हैं असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। असहयोग का अर्थ होता है कि अंग्रेजों का मदद न करना। इसीलिए 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी, और यहीं पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। लेकिन फिर सोचिए, 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जहां पर असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। फिर 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में। ऐसे तो अधिवेशन हर साल होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अधिवेशन ही बताने का प्रयास है जो एग्जाम में आएगा। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव, जो कर्नाटक में पड़ता है, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। याद रखिए, कांग्रेस का केवल एक ही बार अध्यक्ष महात्मा गांधी बने हैं, वो भी 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। 1925 कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी कानपुर में अध्यक्ष बनाई गई सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है, सरोजिनी नायडू। लेकिन इनके अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया। और इसी अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। किसका किया गया? विजयी विश्व तिरंगा, श्यामा प्रसाद। किसने किया? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। और प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। कौन बनती हैं? प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 1929 कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, याद रखिए। और इसी अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो जाती है। याद रखिए, 1931 कांग्रेस का अधिवेशन कराची, जिसके अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। किसका? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिस समझौते का अनुमोदन कांग्रेस के मन से किया गया 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, जो
भारत के संविधान के भाग 3 में है। वैसे तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है। और इस मौलिक अधिकार की बात 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में होता है, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर ध्यान दीजिए, इसी अधिवेशन में गांधी भी भाग लेते हैं, लेकिन जब गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह तथा उनके साथियों को फांसी दे दी गई। जितने युवा लोग थे, सभी लोगों ने इसका दोषारोपण गांधी के ऊपर किया, महात्मा गांधी के ऊपर किया। जब कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में कराची में हो रहा था, उस समय गांधी कराची रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, और जब अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाते हैं, जितने यंग एज के लड़के थे, युवा थे, सब लोगों ने कहा गांधी गो बैक, गांधी वापस जाओ। गांधी को काला झंडा दिखाया गया। उन सब के बावजूद भी गांधी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेते हैं और मंच से कहते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद जिंदा रहेगा। गांधी को आप मार दीजिए, लेकिन जो मैं सत्य अहिंसा की बात बताया हूं, ये मेरे मरने के बाद भी याद किया जाएगा। और महात्मा गांधी पूरे विश्व के पहले ऐसे नेता हैं जिनके स्टेच्यू कई राष्ट्रों में बने हुए हैं। यहां तक कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के समय कुछ लोगों ने वहां पर उनके स्टेच्यू पर कालिख पोता, जिसका पूरे विश्व में विरोध हुआ। एक ऐसा नेता कहता है कि हमको मार दीजिए, लेकिन जो मैंने सत्य अहिंसा के बाद बताया हूं वो सही होगा। आप ध्यान दीजिए, 1934 कांग्रेस का अधिवेशन बंबई, जहां पे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। 1936 कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित करना। और उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं खुद समाजवादी हूं। 1937, अब ध्यान दीजिए, 1935 के एक्ट के तहत भारत के 11 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिसमें 6 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सरकार बनाती है, ठीक। कब बनाती है? 1937 में चुनाव होता है, और यह सरकार 1939 तक चलती रहती है, 28 महीने तक। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और भारतीयों को बिना बताए उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो भारतीय कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उसी पर मुक्ति दिवस मनाया किसने? मुस्लिम लीग ने। 1937 में कांग्रेस का पहला एक ऐसा अधिवेशन जो एक गांव में होता है। किस गांव में? फैजपुर में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। 1937 में कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन जो एक गांव में होता है। कौन सा गांव था? फैजपुर था, और जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1938 कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में होता है। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन की बात की गई, एक प्रकार से प्लानिंग कमीशन की बात की गई। और सुभाष चंद्र बोस ने अपने कांग्रेस अध्यक्ष के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोवियत संघ भेजा, जहां सोवियत संघ में 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना चलाई जा रही थी। और जब पंडित नेहरू ने वहां पर जाकर उसको देखा और कहते हैं कि मैं भारत में आकर इसका प्रयोग करूंगा, इसको भी लागू करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 1939 में कांग्रेस शासित राज्यों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना कांग्रेसियों से सलाह मशविरा किए द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे देश को शामिल कर देते हैं। इसलिए प्लानिंग कमीशन की बात आगे नहीं चल पाती। लेकिन जब देश आजाद होता है 1950 में 15 मार्च के दिन योजना आयोग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद करते हैं, जो संविधान में नहीं है। इसलिए इसे बोला गया है प्लानिंग कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसे बोला गया गैर संवैधानिक निकाय। लेकिन 2014 में प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके नाम को बदलकर नीति आयोग कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए, 1939 पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस में चुनाव होता, पहली बार
सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ महात्मा गांधी अपने एक कैंडिडेट सीतारमैया को चुनाव में खड़ा करते हैं और लोगों को उम्मीद थी कि सीतारमैया चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गांधी के समर्थन के बावजूद भी 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास पड़ता है, जिसमें सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस चुनाव में हरा देते हैं। कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन जहां पर अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन गांधी तथा उनके समर्थकों के विरोध के नाते कुछ दिन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो बचे हुए कार्यकाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, 1940 कांग्रेस का अधिवेशन होता है रामगढ़, जो पहले बिहार में था, अब छत्तीसगढ़ में, जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, लगभग 6 साल तक, और सबसे कम उम्र में भी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का अधिवेशन 1940 से लेकर 1945 तक अधिवेशन होता है रामगढ़ में। अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। इन्हीं के अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। फिर ध्यान दीजिए, 1946 कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में होता है, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और जब देश आजाद होता है तो उस समय भी अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। महात्मा गांधी ने कहा आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, मतलब कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन गांधी की बातों को कोई माना नहीं। एग्जाम में पूछा जाता है किस नेता ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए? महात्मा गांधी। फिर जरा ध्यान दीजिए, कांग्रेस के 5 विशेष अधिवेशन होते हैं, एक बार आप उसको भी ध्यान दे दीजिए। जो विशेष अधिवेशन होते हैं, पहला 1918 में हुआ था। विशेष अधिवेशन कहने का तात्पर्य यह है कि एक वर्ष में अधिवेशन होता है, उसी के बीच में कुछ ऐसे कार्यक्रम करने हैं जिसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। कौन था? सैयद हसन इमाम। यहीं पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है, जहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और याद रखिए, 1920 जब असहयोग की बात होती है, 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं। एक नागपुर में होता, जहां असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी, और एक विशेष अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में केवल लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में होता है। अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आजाद, जो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। आपको 2 चीजें मिली, कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस का सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। 1946 में 2 महीने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, जहां दिल्ली में हुआ विशेष अधिवेशन। और 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत से विद्यार्थी, जब पूछा जाता है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, लोग राजेंद्र प्रसाद जी को लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है सही कौन? जेबी कृपलानी। कुछ चीजें और ध्यान दीजिए, लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, और उन्होंने अपने यंग इंडिया नामक किताब में भी लिखा। क्या बोला? कि डफरिन के दिमाग की उपज क्या है? कांग्रेस। और तिलक का भी कहना था कांग्रेस के लोग क्या है? बरसाती मेढक है, कि साल भर में केवल एक बार टर्राते हैं, इसके बाद गायब हो जाते हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। केवल कांग्रेस को जो अधिवेशन 3 दिन होते हैं, उसको क्या बोला गया? कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का एक तमाशा है। अगर देखा जाए तो तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य भी है। पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा था। सीतारमैया ने क्या किया था? कांग्रेस का इतिहास लिखा था। और बिपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस एक याचना संस्था है, केवल भीख मांगती रहती है। और क्या बोला? भिखमंगी नीति। क्यों?
कभी भी कांग्रेस ने अपनी मांगों को 1905 के पहले जबरदस्ती नहीं लागू कर पाई। लेकिन लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस सूक्ष्म लोगों का नेतृत्व करती है, लेकिन लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में जो गवर्नर जनरल बना हुआ उसी कार्यकाल में कांग्रेस समाप्त हो जाए। ठीक है, अब जरा एक बार ध्यान दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पर जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, याद रखिए 1917 में एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का असहयोग प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? नागपुर के अधिवेशन में रखा गया 1920 में। कांग्रेस के किस मन से पूर्ण स्वराज की बात की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस मंच पे मौलिक अधिकार की बात की गई? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। कांग्रेस के किस मंच पे गांधी कहते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद जिंदा रहेगा? 1931 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई? 1934 में, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता, जहां पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी और मैं खुद समाजवादी हूं। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन एक गांव में होता है? 1937 फैजपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कब अध्यक्ष बनते हैं? 2 बार बनते हैं। एक हरिपुरा में बनते हैं, दूसरा त्रिपुरी में बनते हैं। त्रिपुरी में गांधी के विरोध के बावजूद भी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन बाद में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और जो समय उनका बचता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते, उस कार्यकाल को पूरा करते हैं। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, जो रामगढ़ बनते हैं। और जब देश आजाद हुआ तो कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? JB कृपलानी। किस नेता ने कहा कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए? महात्मा गांधी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, याचना संस्था, भिखमंगी नीति, ये कहने वाले कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये मैंने आपको कांग्रेस के बारे में बताया। किसी भी एग्जाम में आपको बैठना है, एक बार इस वीडियो को जरूर सुनिए और अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।